गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 10th क्लास का अध्याय नंबर 8 चल रहा था उसी के आगे पढ़ेंगे अपन। अध्याय नंबर 8 चल रहा था, कार्बन एवं उसके यौगिक। इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे कार्बन है उसके यौगिक के अंदर आपके चल रहा था चैप्टर नंबर 8 के अंदर नामकरण पद्धति पढ़ रहे थे। पहले अपन ने हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण देखा, फिर नामकरण की पद्धतियां देखी। 3 पद्धतियां होती है ना। तो कार्बनिक यौगिकों का अपन क्या पढ़ रहे थे? नामकरण। कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति टॉपिक चल रहा था अपने कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। इस नाम पद्धति के अंदर अपन पढ़ रहे थे आपके रूट पद्धति पढ़ ली थी अपन ने पिछली क्लास तक। 3 पद्धतियां थी, बता दिया मैंने आपको पहले भी। रूट पद्धति, दूसरी है आपके व्युत्पन्न पद्धति, और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट तीसरी पद्धति है आपके IUPAC पद्धति। ठीक है, तो ये 3 पद्धतियां हैं नामकरण की, जिसके अंदर अपन ने रूट पद्धति के बारे में पिछली क्लास में चर्चा कर ली कि जो जहाँ से उत्पत्ति होती है वहीं से या फिर गुणों के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। इसके अलावा 2-3 नियम थे वो पढ़ लिए कि असाकित श्रृंखला होती है, असाकित हाइड्रोकार्बन हो तो उनके आगे अपन स्मॉल n लगाकर लिखते हैं, और शाकित जैसे ये समूह जुड़ा हुआ होता है तो उसे अपन आइसो समूह कहते हैं, और नियो समूह जुड़ा रहता है एक से अधिक कार्बन से अधिक, है ना, तो उसे अपन नियो समूह कहते हैं। ठीक है, तो ये रूट पद्धति आपके कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, रूट पद्धति के बाद में अपन शुरू करेंगे आपके व्युत्पन्न पद्धति। ठीक है, रूट पद्धति के बाद में आपके दूसरी पद्धति है व्युत्पन्न पद्धति। तो व्युत्पन्न पद्धति के अंदर अपन चर्चा करें तो इसके अंदर भी क्या है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नियम नहीं है, 1-2 है जो आप देख लेते हैं। अपन सारणी बना के लिख लो आप, ठीक है ना। उसके बाद में अपन IUPAC पद्धति को डिटेल से पढ़ेंगे। रूट और व्युत्पन्न पद्धति में ज़्यादातर क्वेश्चन भी नहीं बनता है, आई बात समझ में, लेकिन अपने सिलेबस में है तो अपन को पढ़ना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो व्युत्पन्न पद्धति में एक छोटी सी सारणी बना लो और उसके नामकरण अपन व्युत्पन्न नाम देख लेते हैं। देखो इस प्रकार से पढ़ क्या रहे अपन व्युत्पन्न पद्धति, तो ये आपके हो जाएगी और ये इसका नाम। 3 कॉलम बना लेते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले एक तरफ लिख देते हैं अपन सरल यौगिक, दूसरी तरफ हो जाएंगे आपके सरल यौगिक का सरल यौगिक का व्युत्पन्न। सरल यौगिक का व्युत्पन्न, और तीसरा है आपका इसका व्युत्पन्न नाम। व्युत्पन्न का नाम। अब देखो इसके अंदर जैसे सरल यौगिक है कोई मेथेन CH4, इसका नाम क्या है आपके मेथेन है। जैसे इसको अपन सरल यौगिक का व्युत्पन्न देखें, मेथेन से बनने वाले यौगिक की बात करें अपन तो CH3, कोई नियम नहीं है इनके, ऐसे ही है ये CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके ट्राईमेथिल मेथेन, मतलब 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं तो ट्राई हो गया, 3 होते हैं तो अपन अभी IUPAC में बताऊंगा 2 आता है तो डाई लिखते हैं, 3 आता है तो ट्राई, 4 आता है तो ट्रेटा, है ना, इस प्रकार से। तो 3 जुड़े हुए मेथिल समूह CH3 को मेथिल समूह कहते हैं, तो 3 मेथिल मेथेन। इसके अलावा और बात करें अपन तो जैसे ये कोई सरल यौगिक है CH3
OH, इसको बोलते हैं अपन कार्बिनोल। क्या नाम हो जाएगा इसका? कार्बिनोल। तो कार्बिनोल के अंदर आपके इसका हो जाएगा, जैसे इससे यौगिक का निर्माण करें तो अपन CH3 CH2OH। अब इसका अगर अपन बात करें नाम क्या हो जाएगा, एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ और एक कार्बिनोल समूह है, तो नाम हो जाएगा इसका मेथिल कार्बिनोल, मेथिल कार्बिनोल। और बात करें अपन तो इसके अंदर CH3 CH2 CH2OH, ये कोई समूह है। तो अगर इसकी बात करें अपन तो इसका नाम हो जाएगा आपके दो, एक मेथिल और जैसे मैं बता दिया मैंने, दो, एक कार्बन होता तो मेथ, दो होता तो ए, तीन होता तो प्रोप, चार होता तो ब्यूट, पांच होता तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, है ना, 10 तक होता है ऑक्ट, नॉन, डेक, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा आपके एथिल कार्बिनोल, ठीक है। और बात करें अपन तो एक और बात कर लेते हैं एसिटिक समूह की, CH3 COOH। ये क्या होता है आपके एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की बात करें अपन तो एसिटिक अम्ल का नाम हो जाएगा आपके, जैसे इसके अंदर है आपके CH3 आइसो समूह जुड़ा हुआ है, CH3 CH2 CH2 और COOH, ये समूह है। इसके अंदर ये आपके एसिटिक समूह जुड़ा हुआ है ना। तो इसका नाम हो जाएगा आपके आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो अब ये तो क्या हो गई आपके व्युत्पन्न पद्धति में नामकरण हो गया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। तो मेथेन, कार्बिनोल और एसिटिक अम्ल के अपन ने एग्जाम्पल की बात कर ली, इनका नामकरण क्या होता है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट पद्धति अब उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, IUPAC पद्धति के बारे में, जिनके बारे में अपन पूरी डिटेल से बात करेंगे IUPAC पद्धति में नामकरण के बारे में, ठीक है। तो रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति हो गई आपके। अब बात करें अपन IUPAC पद्धति के बारे में, जिनके बारे में पूरी डिटेल से बात करते हैं, एक एक करके पूरे नियम लिखेंगे पहले, फिर उन नियमों के साथ में अपन एग्जाम्पल की बात करेंगे। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट पद्धति शुरू होती है आपके IUPAC पद्धति। इसका पूरा नाम तो आपको पता ही है सभी को, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक नंबर का नाम भी पूछ सकते हैं, पूरा नाम पूछे तो अपन IUPAC का वो भी लिख लो। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है और सर्वमान्य पद्धति है ये। इस पद्धति के अनुसार कुछ सरल यौगिक जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण अपन निम्न अनुसार करेंगे।
आई बात समझ में। एल्केन, एल्किन और एल्काइन का नामकरण करेंगे अपन, और ये सर्वमान्य पद्धति है। इस पद्धति के अनुसार कुछ सरल कार्बनिक यौगिकों कुछ सरल कार्बनिक यौगिकों जैसे बात करें अपन तो आपके एल्केन, एल्किन और एल्काइन का नामकरण करेंगे। का नामकरण निम्नानुसार किया जाता है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है, जिनके बारे में अपन ने बात कर ली कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो तो हैं आपके कौन से? एल्केन, और असंतृप्त कौन सी है आपके? एल्किन और एल्काइन, जिनके अंदर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो देखो अब नामकरण के अपन क्या करेंगे? नियम लिखेंगे, पहले 3-4 नियम लिख लेते हैं, फिर अपन एल्केन का नामकरण करेंगे। अभी बात समझो, नियम के अंदर पहला आपके नियम हो जाएगा इसके अंदर हाइड्रोकार्बन के नामकरण में पहला 1 नंबर करके लिख लो आप। हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिकों हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उनमें पूर्व लगन। अभी देखो पूर्व लगन क्या लगाते हैं अपन, उनके बारे में बात करें। कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित कार्बन परमाणु परमाणुओं की संख्या के आधार पर उसका पूर्व लगन मतलब उपसर्ग। अगली बात में पूर्व लगन का मतलब क्या हो गया आपके? उपसर्ग, प्रीफिक्स। उसका पूर्व लगन लिख लो, प्रीफिक्स लिखा जाता है। जैसे बात करें अपन तो एक सारणी बना के लिख लो। इसके अंदर पूर्व लगन अपन किस प्रकार से लिखेंगे, जिनके बारे में बात करें अपन तो एक तरफ लिख लो आप कार्बन अणु में कार्बन परमाणु की संख्या, अणु में कार्बन परमाणु की संख्या की बात करें, और दूसरा इस तरफ लिख लेंगे अपन पूर्व लगन। है बात समझ में? जैसे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है आपके? कार्बन 1 है, तो अपन क्या लगाएंगे पूर्व लगन आपके? मैथ। ये
केमिस्ट्री में गिनती है, देख लो आप, मैथ है ना। कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो अपन लिखेंगे मैथ। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, तो अपन क्या लिखेंगे आपके एथ। कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो अपन क्या लिखेंगे प्रोप। आई बात समझ में। कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो अपन क्या लिखेंगे ब्यूट। ठीक है। कार्बन परमाणु की संख्या आपके क्या, इसके नीचे लिख लेना, मेरे जगह नहीं है इसके लिए, उस तरफ लिख रहा हूँ मैं। कार्बन परमाणु की संख्या 5 है, जैसे यहाँ पे लिखे अपन कार्बन परमाणु की संख्या 5 है तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे पेंट। कार्बन परमाणु की संख्या 6 है तो उसके लिए लिखेंगे अपन हेक्स। कार्बन परमाणु की संख्या 7 है तो अपन वहाँ पे लिखेंगे हेप्ट। कार्बन परमाणु की संख्या 8 है तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे ऑक्ट। कार्बन परमाणु की संख्या 9 है तो वहाँ पे अपन लिखेंगे नॉन। और कार्बन परमाणु की संख्या अगर 10 है तो वहाँ पे आप लिखेंगे डेक। आपके 8 तक 7 तक ही आते हैं 10th क्लास तक। 11th क्लास में इससे आगे पूछा जाता है, लेकिन 7-8 तक आपके कार्बन की संख्या इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं कभी भी। अभी तक तो पूछी नहीं है, आगे की पता नहीं है। फिर भी अपन को 10 तक का आपके है तो आप 10 तक याद रखें। 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, हेप्ट, हेक्स, हेप्ट, नॉन, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस प्रकार से याद रखें आप। आगे बात समझ में। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर नामकरण इस प्रकार से याद रखना। ठीक है। और बात करें अपन तो ये तो गया पूर्व लगन। अब बात करें नंबर 2 नियम है आपके अनुलग्न क्या लगाते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो मिटा दो, ये तो लिख लिया, नीचे सारणी बंद कर लेना पूरी, है ना। तो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर अपन इस प्रकार से लिखेंगे। अब बात करें अपन, ये तो प्रीफिक्स हो गए। अब बात करें दूसरा सफिक्स, मतलब अनुलग्न क्या लगाते हैं अपन, उसके अंदर भी आपके एक छोटा सा नियम है अनुलग्न के लिए। तो नंबर 2 लिखें आप नियम के अंदर, आपके इसके अंदर अणु में उपस्थित बंध के आधार पर क्या होता है, अणु में उपस्थित बंध के आधार पर, अणु में उपस्थित बंध के आधार पर अनुलग्न लिखा जाता है। अनुलग्न मतलब सफिक्स। बंध के आधार पर अनुलग्न लिखा जाता है। आप देखो वो कैसे लिखते हैं, इसी के नीचे आप छोटी सी सारणी बनाओ। अगर कार्बन का अणु के मध्य बंध कौन कौन सा है तो देखें अपन, जैसे वही सारणी है, अणु में कार्बन कार्बन के मध्य, अणु में कार्बन कार्बन के मध्य बंध के प्रकार। एक तरफ तो ये लिख लेते हैं अपन और दूसरी तरफ लिख लेते हैं अपन अनुलग्न क्या लगाएंगे। ठीक है, सफिक्स क्या लगाते हैं। तो सबसे पहले आपके हो जाएगा देखो, अगर कार्बन कार्बन के मध्य एल्केन श्रेणी है, एल्केन श्रेणी से क्या तात्पर्य है कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है। तो पहला हो जाएगा आपके एल्केन श्रेणी होने पर, एल्केन श्रेणी का मतलब क्या हो गया, एकल बंध। आई बात समझ में। एकल बंध का मतलब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, तो इस प्रकार से। आई बात समझ। ये एकल बंध है, एकल बंध है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपके एल्केन श्रेणी। तो उसके पीछे अनुलग्न लगेगा आपके एन। आई बात समझ में। क्या लगाएंगे अपन, एन अनुलग्न लगाएंगे। पहला नियम, अगर कार्बन कार्बन के मध्य बंध के आधार पर होगा अनुलग्न तो एकल बंध है तो एन लगेगा। दूसरा है द्विबंध है, मतलब कि एल्कीन श्रेणी है
एल्केन श्रेणी का मतलब क्या हो गया आपके, द्विबंध। तो द्विबंध होने पर क्या लगाते हैं, जैसे द्विबंध कैसे, कार्बन कार्बन के मध्य ये डबल बॉन्ड, आई बात समझ में, कार्बन कार्बन के मध्य यहाँ पे क्या हो गया आपके, ये डबल बॉन्ड है, तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ पर, इन लगाएंगे। ठीक है। और नंबर 3 पे बात आ जाती है आपके एल्काइन। एल्काइन श्रेणी की, एल्काइन श्रेणी के अंदर क्या आता है आपके, त्रिबंध। तो त्रिबंध के लिए अपन क्या लगाते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य ये क्या है, त्रिबंध है ना, ट्रिपल बॉन्ड है, तो अपन क्या लगाएंगे, अनुलग्न लगाएंगे अपन आयन। क्या लगाएंगे अपन, अनुलग्न आयन। तो ये सिंपल सा नियम है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। पहला है सिंगल बॉन्ड आने पर एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड आने पर इन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड आने पर आयन लगाते हैं। अगली बात समझ में, ये हो गया आपके दूसरा नियम। एक और नियम है तीसरा, वो भी लिख लें आप, पहले इस तरफ लिख दे रहा हूँ, ये सारणी बनी हुई है, कोई बात नहीं है, ठीक है, सारणी बनी हुई है, आप उतार लो कि एकल बंध आने पर एन, डबल बॉन्ड आने पर इन, ट्रिपल बॉन्ड आने पर आयन। अब इसके अंदर आप देखते हैं लास्ट नियम है, फिर अपन एल्केन का नामकरण शुरू करेंगे। तो तीसरा नियम है आपके, कहता है कि पूर्व लग्न एवं अनुलग्न, पूर्व लग्न एवं अनुलग्न, पूर्व लग्न एवं अनुलग्न को जोड़कर पूर्व लग्न एवं अनुलग्न को जोड़कर हाइड्रोकार्बन, पूर्व लग्न एवं अनुलग्न को जोड़कर हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम लिखा जाता है। ये तीसरा नियम है आपके, सिंपल सा। पूर्व लग्न कैसे लगाते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, और अनुलग्न लगाते हैं कार्बन के मध्य बंध के आधार पर। और फिर पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों को जोड़कर अपन क्या करते हैं, आपके अणु का नाम लिखते हैं। अगली बात समझिए, पूर्व लग्न और अनुलग्न को जोड़कर अपन क्या करते हैं, अणु का नाम लिखते हैं। तो इसके इसी प्रकार से ये आपके IUPAC पद्धति के अंदर जो अपन ने 2-3 नियम थे वो पढ़े कि एल्केन और एल्केन का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। तो नामकरण के लिए अनुलग्न एवं पूर्व लग्न की बात हो गई। अब अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, पहले एल्केन श्रेणी का नामकरण शुरू करेंगे, फिर एल्कीन का नामकरण देखेंगे, फिर एल्काइन का नाम देखेंगे, फिर तीनों को साथ में मिलाकर अपन तीनों के अलग अलग साथ में एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल लेकर अपन साथ में अपन एग्जाम्पल लेकर काम करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपके IUPAC पद्धति के अंदर अपन ने 2 नियम पढ़े। IUPAC का पूरा नाम याद रख लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके कंपटीशन लेवल में भी आ जाता है और आपके सिलेबस में है, तो आपको पता रहना चाहिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ओके, गुड लक, आज के लिए इतना ही, आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।